2022 खत्म होने के कगार पर है और 2022 की शुरुआत का है सबको इंतज़ार। और ये साल जिस तरह का भारत के लिए और पूरी दुनिया के लिए रहा, उस पर तो विश्लेषण हमने काफ़ी कुछ किया, लेकिन अगले साल को लेकर किस तरह का मूड माहौल है ये जानने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर से ये माहौल न सिर्फ हिंदुस्तान का बल्कि पूरी दुनिया का जानना जरूरी है। और ऐसे में हम जनरली उस जगह पहुंचते हैं जो दुनिया का सेंटर माना जाता है फाइनेंशियल हब के लिहाज से, और जहां से आप पूरी दुनिया पर नज़र रख सकते हैं। जी हाँ, सिंगापुर। और हमारे साथ हैं एक बेहद ख़ास मेहमान जिनकी पूरी भारतीय बाज़ारों पर और दुनिया भर के बाज़ारों पर गहरी पकड़ है। हेलियस कैपिटल मैनेजमेंट के फाउंडर और फंड मैनेजर समीर अरोड़ा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल सीधे सिंगापुर से। समीर सर, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं आपसे सवाल पूछूं, शुरुआत करूं, सबसे पहले आपको, हेलियस कैपिटल की पूरी टीम को, आपके सभी इन्वेस्टर्स को नए साल के सर बहुत बहुत शुभकामनाएं। कई सालों से आप जो बेहतरीन काम कर रहे हैं, वेल्थ बनाकर अपने निवेशकों को दे रहे हैं, यही सिलसिला 2023 और आने वाले कई सालों तक बरकरार है। ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। जी, खाली उसमें ही सारा मजा है। अगर एनएवी अच्छी हो तो बढ़िया लाइफ है। बस नाव चलती ही रहे, एनएवी। एनएवी मतलब एनएवी बोलते हैं हम अपने प्रैक्टिकल। एब्सोल्युटली, एक तो नाव और दूसरा एयूएम, ओम 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 ओम, उसका जाप होता है। लेकिन बाहर वाले के लिए एनएवी एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा सर, समीर सर, इससे पहले कि मैं एक चीज़ पर आपसे सवाल पूछूं, ग्लोबल मार्केट्स पे भी मुझे बहुत कुछ आपसे बात करनी है। पहला सवाल तो मैं आपका मूड चेक लेना चाहता हूं इस वक्त, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि सब लोग थोड़े कंफ्यूज्ड हैं कि आगे मूड माहौल कैसा है। तो पहले ये बताएं सर, आप इस वक्त बुलिश हैं, बेरिश हैं, या मेरा कुछ कहने करने का मूड ही नहीं है? मेरा मूड खराब नहीं है। ओके। क्योंकि पहली बात है कि मैं कई दिनों से बोल रहा था, कई महीनों से बोल रहा था कि मुझे लगता है कि यूएस मार्केट इन 2-3 महीनों में बॉटम आउट होगी। वो मैं इसलिए बोल रहा था बिकॉज सारे इंटरेस्ट रेट हाइक्स जो होने हैं, जो 5% तक वो जाना चाहते हैं, वो अब होने हैं, मतलब इन द नेक्स्ट 2 मीटिंग्स में भी। और उसके बाद फॉर सम टाइम एटलीस्ट वो 5% पे रुक जाएंगे। तो जो भी मार्केट की वॉलेटिलिटी है, जो भी रोज इन्फ्लेशन नंबर आप देख रहे हो, चीज़ें देख रहे हो, जिसके कारण फेडरल रिजर्व में रिएक्ट और नॉट रिएक्ट, वो सब चीज़ें नेक्स्ट 2-3 महीने की हैं। सो माई फीलिंग वॉज एंड इज कि यूएस मार्केट 2-1 महीने के बाद रोज रोज गिरना बंद कर देगी। बड़े ना बड़े टाइम लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो गिरती रहेगी। और हमारे को इंडिया में खाली ये चाहिए कि वो गिरे ना रोज। अब सेकंड स्टोरी हो गई चाइना की, कि भाई चाइना एकदम सडनली खुल गया, जिससे लास्ट 2-3 दिनों में और ये पैनिक हो गया कि कोविड फिर वर्ल्ड में फैल रहा है। लेकिन उसकी स्टोरी हमें पता है, 2 बार हम देख चुके हैं कि वो 1-2 महीने की कहानी होती है। अनलेस कि वो नया वेरिएंट कोई हो जिसकी करंट वैक्सीन ऑफ द वर्ल्ड से वो कुछ उसको क्रॉस कर दे। बट अभी तक वो कह रहे हैं कि वेरिएंट तो वही चल रहा है, बीमारी उतने दिनों की ही चल रही है। तो अगर वो है तो प्लस माइनस हमें पता है कि 1-2 महीने में, 3 महीने में ये चाइनीज काफ़ी सारे लोगों को कोविड हो जाएगा और 99.9% लोग बच जाएंगे एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल देन मूव ऑन। लेकिन फिर जो वेंजेंस ट्रैवल, जो वेंजेंस बाइंग चाइनीज की होगी अराउंड द वर्ल्ड, वो भी देखने वाली होगी। तो इसलिए ये 2-3 महीने हर तरीके से 2-3 महीने बन जाते हैं। हमारी तरफ से कहो तो बजट बन जाता है कि चलो जी, कोई इंटरेस्ट, हमारे टैक्स रेट को चेंज ना करें नेगेटिवली। अब यूएस का कर लो तो 1-2 महीने में ये इंटरेस्ट रेट हाइक्स हो जाएंगे एंड मोस्टली इन्फ्लेशन थोड़ी तो कंट्रोल में आ ही रही है, मतलब कि बढ़ती नहीं जा रही है। लेकिन ये हो सकता है कि इट रिमेन्स एट दैट लेवल फॉर लॉन्ग टाइम। तो वो भी प्लस माइनस कम से कम न्यू नेगेटिव बंद हो जाएगा। ठीक बात है। और चाइना का भी प्लस माइनस 2-3, क्योंकि अब 2 बार हो चुका है। पहले इटली वगैरह यूरोप में हुआ, इंडिया में हमने देखा है कि भाई वो 1-2-3 महीने बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। फिर ज़्यादा लोगों को होने से उसका वो अनलेस भगवान ना करे कोई गंदा सा न्यू वेरिएंट हो जिसका भी पता ही नहीं। लेकिन आज भी मैंने पेपर में पढ़ा कि अभी तक वो ये नहीं कह रहे हैं कि चाइनीज़ कोई जो अभी कोविड हो रहा है कोई न्यू चीज़ हो गई है, मतलब न्यू वेरिएंट जिसका इलाज अभी हाथ में ना हो। चलिए, ये अच्छी बात है कि कोविड वाली चीज़ों से कोई बहुत घबराने डरने की ज़रूरत नहीं है, और अमेरिका के बाज़ार गिरे ना हमारे लिए उतना भी काफ़ी। लेकिन सर, 2022 में तो बड़ी चर्चाएं चल रही थी शुरुआत में, ख़ास तौर से रेसेशन। अब 2023 की शुरुआत में जब हम पहुंच रहे हैं, कोई रेसेशन की बात ही नहीं कर रहा। सबको लगता है ब्याज कर रहे हैं। कर रहे हैं। अच्छा, रिसेशन कर रहे हैं, बट वो कहते हैं शैलो रिसेशन।
मतलब क्योंकि मेन बात है कि शैलो रिसेशन का मतलब कि एक दो क्वार्टर के लिए होगा और वो -5% जीडीपी नहीं गिर रही। ओके, एंड सेकेंडली जो लोगों की नौकरियां वो इतनी नहीं जा रही कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हो जाए जिससे और करेक्ट। सेकेंड राउंड पैनिक हो जाए। हुँ, अभी लोग ये कह रहे हैं कि उनके अभी क्या है कि जॉब्स कम है और लोग मतलब सॉरी जॉब ज्यादा है और लोग कम है। हुँ, तो फेडरल रिजर्व वाला अगर आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो बार बार ये कहते हैं कि जॉब्स टू मतलब पीपल लुकिंग फॉर जॉब वो रेशियो कम करना है। अब वो हल्के हल्के थोड़ी बहुत तो अपने आप ही वो स्लो डाउन होगा, परफॉर्मेंस खराब होगी मार्केट को, वैसे ही लोग फायर हो जाते हैं या उनकी इंक्रीमेंट्स नहीं होती तो वो ओवर टाइम हो जाएगा। अभी कोई ये नहीं कह रहा है कि डीप रिसेशन। ठीक बात है। लेकिन सेपरेटली मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल में पढ़ा था थोड़े दिन पहले कि लास्ट 100 इयर्स इन यूएस में खाली 4 बार ऐसे हुआ है कि उनकी मार्केट 2 इयर्स इन अ रो गिरी हो। ओके, आप अगर हमारे मेरे 25 साल का तो मुझे पता है डायरेक्ट, तो उसमें खाली 2000 एंड 2001 आप कोई भी और साल देख लो लास्ट 25 साल में कि कंसेक्यूटिव एक साल भी कैलेंडर ईयर में मार्केट गिरी और अगले साल फिर गिर गई। एक बार भी नहीं हुआ। इंडिया में भी खाली एक ही बार हुआ है वही 2000 एंड 2001 कि जी। बोथ ईयर आर नेगेटिव। ऑफ कोर्स इंडिया तो इस साल नेगेटिव नहीं गिना जाएगा, 2-3% अप है, बट वैसे यूएस मार्केट का 2 साल गिरना कोई नॉर्मल नहीं है। तो ठीक बात है, तो मतलब कुल मिला के बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब 2 बहुत ज्यादा की चीज़ें। नहीं है। जी, हमने क्या किया, हमने अपने फॉरेन फंड में जी। 28% कैश है, वो हम 2-3 महीने में उसको 90%, 90 वो तो हमारे ऑफशोर फंड में तो वैसे ही करते हैं, तो हाँ। उसको हम 20% लगा देंगे हल्के हल्के 5-6% पर मंथ 3 महीनों में, फिर आपके साथ मिलके भगवान का नाम लेंगे। अरे बिल्कुल सर, आपके जगह हम ही दुआएँ करेंगे सर, कि एक बार पैसा इन्वेस्ट हो जाए, उसके बाद ही बढ़े, उसके पहले नहीं। अच्छा सर, 2 चीज़ें, इंडिया में भी और यूएस में भी इंटरेस्ट रेट्स क्या पीक होने की कगार पे है और इन्फ्लेशन क्या पीक हो चुका है? इन दोनों की सिचुएशन 2023 में कैसी रहेगी सर? पीक वैसे नहीं हुआ है क्योंकि इंडिया में, क्योंकि वहां पे उन्होंने अपने आप अनाउंस किया कि हम 5.25 या 5 पे जा रहे हैं, तो हुँ, अभी तो उनके 75 बाकी हैं, तो उनके बाकी है 75, तो हमारे भी 50-60 बाकी हैं। तो मुझे लगता है पीक नहीं हुआ है, लेकिन in the next 4-6 months it is over. I mean the interest rates will peak there now only because at least the Federal Reserve rate. बट जो उनका 10 ईयर वगैरह हो सकता है पीक हो या नियर पीक हो या 5-10 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे हो, बिकॉज जो मार्केट ने रिटर्न डिटर्मिन करना है उनको तो पता है ना अब क्या हो रहा है, अनाउंस्ड ही है नियरली, मतलब इट इज इन यूएस ब्लैक एंड व्हाइट अनाउंस्ड। हमारा खाली है कि हम ये नहीं कर सकते कि वो उनका शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट में आपको 5% मिल रहे हो डॉलर में और हम यहाँ 6% दे रहे हो या 6.5, नहीं हो सकता ना, हमारे को इसलिए बढ़ाना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो करेंसी हमारी फिर वीक हो जाएगी। ठीक बात है। अभी राइट नाउ हमने अभी एक कंपनी के थोड़े पैसे डाले थे एफडी में 2 महीने की, 4.8% दे रहे हैं हमारे को डॉलर में। ओके, वो भी सो 2 हाउ, महीने का? हाँ 2 महीने का, हाँ एक ये साल का होता है अराउंड 5% मिल जाएगा अभी तो राइट नाउ। हाँ, तो फिर वो रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बेहतर है कि जब आपको 4.5% वैसे ही मिल जाए बिना रिस्क के, तो फिर इक्विटी में क्यों? नहीं नहीं, वो हमारी कंपनी के पैसे हम स्टॉक मार्केट में डालने अलाउड अच्छा नहीं अच्छा, है, वो ओके। हम नहीं करते, हम नहीं अच्छा, करते। ट्रेजरी वाले, ओके, ठीक बात है। कंपनी के जो एक्स्ट्रा कैश होते हैं, बट व्हाट आई एम सेइंग इज हाँ। दैट दी इंडिया को इसलिए 50 बेसिस पॉइंट ओवर 2-3 स्टेजेस करना ही पड़ेगा क्योंकि इतना डिफरेंस आप कम नहीं कर सकते यूएस रेट से। सर 2022 ऐसा साल रहा जहाँ एफआईज ने जमकर बेचा भी, ठीक है, वो हम नहीं गिरे वो एक अलग बात है, बट लेकिन इतना बेचा है। वजह क्या इंडिया को लेकर खुश नहीं हैं या ग्लोबल रीजन से बेच रहे हैं? वापस कब आएंगे? आपका क्या व्यू क्या है 2023 में एफआईज के मुझे फ्लोज लगता के है कि लिहाज इंडिया से कोई इंडिया का रीजन नहीं था। से? ओके। सिंपल लॉजिक लगाए तो पहला रीजन है कि एक तो फॉर्मूला सा बनाया हुआ है कि अगर यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है, क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट जैसे ही हाइक होने शुरू होंगे तो ऑब्वियसली यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया, क्योंकि पहले यूएस डॉलर में आपको 1% आधा परसेंट मिलता था और जैसे सिग्नल मिला कि ये 3-4% हो जाएगा तो यूएस डॉलर स्ट्रेंथन हो गया। यूएस डॉलर स्ट्रेंथन का सिंपल फॉर्मूला है कि जी इमर्जिंग मार्केट्स में प्रॉब्लम होगी बिकॉज इमर्जिंग मार्केट बोरोअर्स डॉलर में बोरो करते हैं, पहला तो सिंपल थंब रूल है लाइफ का, तो इसलिए लोगों ने ऑटोमेटिकली बेच दिया होगा शुरू में। उसके बाद हो गया कि भाई ऑयल प्राइस बढ़ जाएंगे जब वो यूक्रेन वगैरह हुआ। उसके बाद हुआ मोर इम्पोर्टेंटली कि चाइना ने बहुत ज़्यादा गलत पॉलिसी डिसीजंस लिए, एक तो कोविड के हिसाब से भी और एक जनरली अब ताइवान की बातें कर रहे हैं कि भाई हम
मतलब लोगों को लग रहा है कि कभी भी हो सकता है, या लोगों का फियर बढ़ गया आफ्टर सीइंग कि कैसे रशिया ने किया, विच अगर आप मेरे से 2 दिन पहले बोलते फरवरी में, मैं कहता हो ही नहीं सकती, लड़ाइयाँ थोड़ा होती हैं आजकल, वॉर्स थोड़ा होती हैं। तो उन सब चीज़ों से नर्वसनेस हुई, एंड चाइनीज़ मार्केट के ज़्यादा गिरने से ऑब्वियसली हमारा इंडिया की चाइनीज़ वगैरह की इन्वेस्टमेंट उन्हीं सेम फंड्स में आती है। कोई एशियन फंड होगा, कोई इमर्जिंग मार्केट फंड होगा, या एशिया जापान फंड होगा। तो वो चाइना जब इतना गिर जाएगा तो उस फंड को नुकसान हुआ, उनके रिडेम्पशंस हुए होंगे, या उनकी वो मिसमैच हो गया होगा कि भाई इंडिया का वेट कितना है और चाइना का इतना गिर गया है। उन सब चीज़ों से मुझे लगता है, क्योंकि एक और आप तरीके से देखें तो इंडियन मार्केट में वीसी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह बहुत ज़्यादा नहीं गिरी हैं, गिरी हैं 20%, बट वो तो वर्ल्ड वाइड इतनी गिरी होगी नई कंपनियों में। बट अदरवाइज यहाँ पे फिर आई थिंक 35-40 बिलियन आ गए हैं। अब वो उन्हीं लोगों के पैसे हैं, उन्हीं एफआईआई के जो एंड इन्वेस्टर हैं, मतलब जो हमारे को पैसे देता है, जैसे एंडाउमेंट हो या कोई सॉवरेन फंड हो, कोई हाई नेटवर्थ हो, कोई फैमिली ऑफिस हो, वो तो सेम ही होते हैं ना, 5-6 लोग, करेक्ट ग्रुप्स। तो उन्होंने तो प्राइवेट इक्विटी में या वीसी में डाले हैं, कोई 7वां आदमी थोड़ी ना जो खाली उसमें डालता है और बाकी मार्केट्स में नहीं डालता। सो इंडिया से नहीं कोई वॉक अवे हुआ मेरे अच्छा हिसाब से। सर, 2021-2022 दोनों साल ऐसे रहे कि लोकल हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स ने जमकर पैसे लगाए और कोई खास बड़ी मंदी देखी नहीं। इस साल का लो 15,200 का निफ्टी का है, जो आराम से निकल गया, वापस हम लाइफ हाई पर आ गए। रिटेल जो बड़ी मजबूती से मार्केट में आया है, क्या उनको लेकर आपका क्या व्यू है, और जो लोग स्पेशली कोविड के बाद से मार्केट में उतरे हैं उनके लिए क्या सलाह है? तो जो कोविड के बाद मार्केट में उतरे हैं उनको है कि आप इतने बड़े हीरो मत समझो अपने आप को जितना आप समझ रहे हो, क्योंकि वो नॉर्मल रिटर्न्स नहीं है। हाँ। ट्विटर में देखिए, अगर हम गलती से बोल दें कि भैया इतनी स्पेकुलेशन मत करो, आधे लोग ऐसे करते हैं जैसे मेरे को बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने स्पेकुलेशन कर ली। मैं तो अपने हिस्ट्री के हिसाब से बता रहा हूँ हाँ। कि इतनी ज्यादा भी आसान नहीं है मार्केट। करेक्ट। लेकिन अगर आप रिटर्न्स ओवर टाइम सोचें कि 15% के करीब बनेंगे और आपके भी उतने ही बनेंगे, वो रीजनेबल है। लेकिन क्योंकि 2020 एंड 21 में 70-80% बन गए लोगों के, और लोगों को लगता है कि 30% पर एनम इज अ नॉर्मल रिटर्न। नॉट सबको नहीं लगता, बट कईयों को। तो आई थिंक दैट इज नॉट देयर, सो जस्ट हैव अ लॉन्गर होराइजन। लेकिन सेकेंड बात यह है कि आप चाहे नए इन्वेस्टर हो या पुराने इन्वेस्टर हो, ये सबको पता है कि इक्विटी मार्केट से बेटर रिटर्न कमाने आसान नहीं है इन अ ईजी वे, विच इज की लिक्विड इन्वेस्टमेंट, and you can put small investment and still you are making higher than आप property लो, gold लो, fixed income लो, सबको बीट करता है जिंदगी भर। सर 2023 में मार्केट को लेके क्या व्यू है? क्या बड़ी तेजी, बड़ी मंदी की उम्मीद करनी चाहिए या छोटी सी रेंज में रह जाएगा? आप कैसे देख रहे हैं? मुझे लगता है कि छोटे से जहन में रह जाएगा, बिकॉज अकेले में इंडिया और बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकता। करेक्ट। तो अगर यूएस गिरना बंद कर दे, अभी सोचते हैं, ये क्यों नहीं सोचते हैं कि यूएस सडनली बहुत बढ़ जाएगा, इज बिकॉज यूएस के नॉर्मली जब रैली आती है तो उनका इंटरेस्ट रेट कट हो रहा होता है। अभी उनका बढ़ना रुकेगा, लेकिन जैसे क्राइसिस में क्या होता है, सडनली वो बढ़ रहा था, सडनली पैनिक हो गया, मार्केट बहुत गिर गई, एंड फेडरल रिजर्व ने रिवर्स कर दिया, जैसे 2008 में हो गया सपोज, और उन्होंने फिर कट कर दिया और लिक्विडिटी इंजेक्ट कर दी और बॉन्ड्स खरीद लिए। वो सब नहीं करेंगे, अभी तो यही बहुत है कि वो इंक्रीज करना बंद कर दे रेट्स। तो मुझे लगता है वो इस पूरे साल में रेट काटेंगे नहीं। ओके। तो उनकी मार्केट ऑब्वियसली रिलीफ रैली तो थोड़ी बहुत होगी, बट बहुत बड़ी रैली मुझे नहीं लगता कि बगैर, क्योंकि हमेशा जिंदगी भर हमें बताया गया है डोंट फाइट द फेड। अच्छा, है ना, ये सिंपल फॉर्मूला है लाइफ का। ओके। व्हिच हैज वर्क nearly every time, actually this year also it would have worked। so उनका कट होने का पीरियड 1 साल है, which means यूएस मार्केट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा नहीं बढ़ सकती। हो सकता है एक रिलीफ रैली हो जाए, फिर जो भी हो। तो इंडियन मार्केट को 30% बढ़ना आसान काम नहीं है, लेकिन इंडियन मार्केट का 15% बढ़ना, 10 से 20% बढ़ना कोई बुराई नहीं है शुरू में। प्लीज नोट करिए कि हर 7 साल में 6 साल प्लस होते हैं। हमारा तो ये साल भी टेक्निकली प्लस है, हम सोचते हैं कि नेगेटिव है, नेगेटिव का है, इट इज जीरो, नियर जीरो। सो इसलिए बहुत बड़ा नहीं होगा, बट आपकी बाकी चीजों से बेटर होगा।
ठीक बात है। सो ब्रॉडली न 15,000 के नीचे जाए जो हमने इस साल का लो देखा है, न 20,000 के ऊपर जाने की जल्दी, ब्रॉडली ये 4-5,000 पॉइंट की रेंज में रह सकता है। आपको 15% अगर साल के एंड में मिल जाए मेरे साथ बहुत बढ़िया रिटर्न है। हाँ, 15% तो मिल भी सकते हैं प्लस माइनस। ठीक बात है। अच्छा सर, कहाँ पैसा बन सकता है, अच्छा क्या होगा 2022 में वो बताएं सर। 23 में 23, सॉरी, हाँ 2023 में, सॉरी जी। 2022 में कहाँ पे बन सकते थे वो अब मैं बता सकता हूँ। जी सर, बिल्कुल। लेकिन अगर आप देखें जी। शुरू के साल के शुरू में ये नहीं पता लगता कि कौन इतना ज्यादा बढ़िया करेगा। जैसे अब एक हमारे पास शेयर है वरुण बेवरेजेस, वो कोई साल में भाई 125%। अब कैसे कोई सोचे एट द एंड ऑफ 22 कि भाई इस बार वरुण बेवरेजेस या लेमन ट्री 80% बढ़ जाएगा या इंडियन होटल बढ़ जाएगा। दूसरी तरफ गिरेंगे भी, वो L&T टेक 40% गिर गया, वो पीरा माल हमारे पास था वो 45% गिरा हुआ है। तो पॉइंट इज आपको एग्जैक्टली नहीं पता लगता। इसलिए हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या कहते हैं कि आप 15-20 स्टॉक लोगे मार्केट में, कोई 30% स्टॉक मार्केट को बहुत बड़ा बीट करते हैं। इस साल के अगर आप ले लो, बैंक्स ले लो, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, या आप ले लो ये होटल दोनों, लेमन ट्री इंडियन होटल, या आप ले लो वरुण बेवरेज, या आप कुछ ले लो या IDFC, कुछ भी ले लो। दूसरी तरफ भी 30% होते हैं, बड़ा गंदा कर रहे होते हैं, करेक्ट। तो हम कहते हैं कि आप 20-25 स्टॉक लो जिसमें आपने अपनी तरफ से पूरी रिसर्च की है, लेकिन आप ये नहीं बोल रहे हो कि ये चलेगा कि वो चलेगा। Correct. आपको मैंने पूरे पूल पे अच्छी रिसर्च की है और मेरे थोड़े से ज्यादा शेयर अच्छा कर ले या थोड़े कम शेयर गंदा कर ले। इस साल हमारे ये 6-7 चल गए और 2 नहीं चले। एक क्वेस्ट नहीं चला, एक पीरामल नहीं चला, रियल एस्टेट वाला, और उधर से चल गया लेमन ट्री, वरुण बेवरेज और इंडियन होटल, और ये 2-4 और चल गए, राइट, मान्यवर वगैरह, व्हाटएवर। सो द पॉइंट बी, आप मेरे से पूछते हो कौन से स्टॉक, कौन से सेक्टर, मैं कहता हूँ जी हम ये 2-3 सेक्टर में 25 नए स्टॉक ढूंढेंगे। ओके। बस तो पुराने होते हैं हमारे, जैसे HDFC बैंक, आजकल आप स्टेट बैंक को भी पुराने वाले में गिन लो, या ICICI बैंक को। तो उसमें मुझे लगता है बेस्ट है थोड़े से फाइनेंशियल, थोड़े से कंज्यूमर। ओके। IT नॉर्मली मुझे पसंद होता है, लेकिन इस बार हमने अभी जीरो किया हुआ है क्योंकि मुझे लगता है कि वो पहले मतलब मार्च से पहले तो उनका कुछ होना नहीं है। हमने तो 5-6 महीने से हमारा जीरो है, जीरो, एक्चुअल जीरो। लेकिन वो लोग ना ओपन आके सच बोलना चाहिए, सच नहीं बोलते, इसलिए मुझे खुंदक आती है उनसे। अच्छा सर, IT तो आपने लाइफ में पहली बार ही जीरो किया होगा जहाँ तक मैं है ना? पहली बार फ्रॉम डे 1 टू नाउ, यस। मुझे लगता है कि हर बार ना जब मार्केट, जब पता लग रहा है कि वहाँ फायरिंग हो रही है, जब पता लग रहा है कि यूरोप में प्रॉब्लम है, जब पता लग रहा है तो आप आगे गाइड तो कर दो। वहाँ की आप हर कंपनी देखो, आप उनकी सिक्योरिटी कंपनी देखो, वहाँ क्लाउड कंपनी देखो, उनके फाइनेंशियल वो देखो। आज गोल्डमैन सैक्स ने कहा मैं फायर कर रहा हूँ एम्प्लॉइज। हर आदमी कहते हैं फायर करो, नहीं जी हमें अब इसमें फायदा हो जाएगा, हमें कॉस्ट में फायदा हो जाएगा, हमें कॉस्ट वाले प्लान मिल जाएंगे। अरे उनके पैसे कम हो गए हैं बेचारों के पास। तो मुझे लगता है कि एनीवे दे कांट से मच इन जनवरी, करेक्ट, बिकॉज उनका तो अप्रैल में गाइडेंस देनी है उनको। तो फाइन, तो वहाँ पे रिसेप्शन चलने की बातें हो रही हैं, ठीक, तो अभी ठीक है, देखेंगे 4-6 महीने बाद। तो फाइनेंशियल्स और कंज्यूमर्स, ये 2 थीम 2023 में। थोड़ी होप ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट में कोई टैक्स ब्रैकेट भी बढ़ा दे, थोड़ा सा बढ़ा दे, जिससे लोग कहें चलो जी लो टिकट कंज्यूमर को फायदा हो गया। हमने कंज्यूमर में वो छोटी चीजें वाले किए हैं, जैसे कोई शू खरीद ले, कोई QSR फास्ट फूड खरीद ले, कोई कुर्ता खरीद ले, कोई फैशन खरीद ले, इस टाइप की चीजें हमारे पास। महंगी वाली नहीं, सस्ती वाली। महंगी वाली का मेरा मतलब है कि टीवी फ्रिज मुझे नहीं चाहिए। ठीक बात है। इतने ज्यादा लोग हो गए टीवी फ्रिज बनाने वाले, तो बचा ही नहीं जो टीवी कहे मैं टीवी फ्रिज नहीं बनाता। ठीक बात बहुत है। हो गई। अच्छा सर, एक तो जैसे IT से आप थोड़े से मतलब खुश नहीं है, और कोई ऐसे सेक्टर से जहाँ पे थोड़ी समस्याएं ज़्यादा रह सकती है 2023 में? ज्यादा रिस्क है, हाँ ज़्यादा रिस्क है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स है। रिस्क नहीं लग रहा वैसे, बाय द वे IT में मुझे रिस्क नहीं लग रहा बहुत अच्छा। बड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि वो ना अभी अंडर परफॉर्म करेगा मेरी मार्केट को, ठीक बात जो है। अभी कर रहा है लास्ट 6-8 महीने से। बट बहुत बड़ा रिस्क नहीं है। अगर बहुत बड़ा रिस्क होगा तो वो डिसअपॉइंटमेंट्स अगर होंगी, वो मुझे लगता है आपके फेवरेट सेक्टर में होंगी, PSU बैंक्स वगैरह में, क्योंकि ऐसी चीजें हमें पता है कि जिंदगी में सालों साल चलती नहीं आई हैं। तो क्या इतना बदल गया, हमारे को भी तो समझाया जाए क्या बदल गया है। बात है। अच्छा सर, जनरली साल की शुरुआत में सब लोग रेजोल्यूशन तो लेते ही हैं, अब पूरा करे ना करे अगले साल के लिए वापस से उसी को दोहरा दे।
तो मुझे भी जानना आपसे है कि पर्सनल फ्रंट पे, प्रोफेशनल फ्रंट पे 2023 का आपने कोई गोल रखा है कि मतलब ये काम तो मुझे करना है? प्रोफेशनल फंड पे तो बहुत बड़ा गोल है जी हमारी ज़िंदगी में। अभी जो म्यूचुअल फंड हमें इम्प्लीमेंट करना है, जी। उसके लिए हमने ऑलरेडी कोई 35-40 लोग इंडिया में हायर हो गए हैं। ओके। अभी 10-15 और होने हैं, मे बी 15 और होने हैं, बड़े ऑफिस खुलने हैं। तो मुश्किल काम, लंबा काम वहाँ पे प्रोफेशनली है। पर्सनली है कि हमारे पास एनर्जी होनी चाहिए सब करने की, तो उसके लिए हम भी फिट रहते हैं। रोज 10,000 स्टेप्स आई वॉक, आज भी कर चुका हूँ ऑलरेडी सुबह। अच्छा, तो वो तो कर ही रहे सर, नया क्या फिर मतलब आगे? नया नहीं करना, उसको मेंटेन करना। कौन सी कोई मेंटेन करना भी। बाकी वैसे आपको एक चीज़ बताऊं सर, जो आप म्यूचुअल फंड सेटअप की बात कर रहे हैं, दिनशो सर आते हैं हमारे पास इंटरव्यू के लिए, क्या गजब की टीम है। और मतलब कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि समीर सर की जेरोक्स ही है, मतलब वो भी हाँ, हमारे ओवर टाइम सब एक जैसे हो गए हैं। हाँ, मतलब बहुत मज़ा आता है उनसे भी बातचीत करने में, और जो वो उनके भी व्यूज़ होते हैं, दिल से बोलते हैं आप ही की तरह। सर एक और चीज़, आमतौर पर लोग ये कहते हैं कि आने वाले 10, 20, 25 साल इंडिया के हैं, हम एक अलग जोन में जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या ऐसा 2023 में बढ़िया हो सकता है इंडिया में, और क्या कुछ खराब हो सकता है? अगर उसको थोड़ा सा आप समझ कर दें कि रिस्क क्या हो सकती है। और बढ़िया तो एक बहुत हो सकता है जी जी, वो बढ़िया ये हो सकता है कि लोगों को चाइना से डरना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आप देखिए कि चाइना का चाहे थोड़ा सी भी प्रोबेबिलिटी हो कि चाइना ताइवान पहुंच जाएगा 1-2 सालों में, 3 सालों में सपोज पहुंच जाए, आज नहीं पहुंचे। क्यों हमें लगता है कि हो सकता है? क्योंकि इस वीक बाद में मैं ताइपे में था अभी लास्ट वीकेंड में, और ट्यूसडे को, मैं मंडे को वापस आया था, ट्यूसडे को ताइवानीज गवर्नमेंट ने कहा कि हम जो मिलिट्री ट्रेनिंग है फॉर देयर मतलब जो स्कूल से ग्रेजुएट हो बच्चा, मतलब टीनेजर, उसकी 1 ईयर मिनिमम मिलिट्री ट्रेनिंग कर दी है फ्रॉम 4 मंथ्स। ये इसी ट्यूसडे की बात है, आज थर्सडे है, 2 दिन पहले। वो मंडे को हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स फ्रॉम चाइना वेंट इनटू दैट, मतलब जो उनका कॉमन बॉर्डर टाइप है ना, जो कि भाई ये ताइवान है और ये चाइना है, वो उसको उन्होंने क्रॉस किया। हाईएस्ट नंबर ऑफ प्लेन्स एवर, सम 45 प्लेन्स। ओके, कहने का मतलब है अब आप चाइना में इन्वेस्ट करते हो, नॉट एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, या बट आप ऑटो कंपनी हो, आप ये हो, आप एप्पल हो, और आपको लगे कि 10% प्रोबेबिलिटी है कि कुछ हो जाएगा गलत, लेकिन वो ऐसा गलत होगा जैसे यूक्रेन उसमें हुआ था कि यूएस आके ब्लैक लिस्ट कर देगा, यू कैन नॉट डू बिजनेस देयर। ये आज आप क्या करोगे? पक्का नहीं है कि कुछ हो, चाहे कुछ भी ना हो, एक्चुअली बेस्ट है कुछ ना हो, लेकिन इस डर से यू हैव टू मूव लिटिल बिट ओके, टू अदर मार्केट्स। आपको मतलब इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, फिर आप अटक जाओगे, फिर आपके बिजनेस बंद हो जाएंगे, फिर आपको वो सस्ते में बेचना पड़ेगा जैसे वो मैकडॉनल्ड ने। तो मुझे लगता है वो डर की वैल्यू है हमारे लिए। एक्चुअल होता है तो हमारा भी नुकसान है, करेक्ट, बिकॉज फिर तो हमारे रीजन में लड़ाई हो रही है बड़ी सीरियस, यूएस आ गया है वहाँ, चाइना की हो रही, बट खाली डर से एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू इयर्स दे हैव टू मूव सम पार्ट ऑफ द सप्लाई चेन टू अदर मार्केट, नॉट कि सारे इंडिया में आ जाए। लेकिन इंडिया भी एक लॉजिकल चॉइस है, इंडिया की अपनी मार्केट है, इंडिया की अपने मार्केट के लिए बनाई है। इंडिया में हाईएस्ट नंबर ऑफ यंग पीपल है। ये यंग पीपल को अगर आप 10% को नौकरी दोगे तो 10% और पूरी तैयारी से तैयार हो जाएंगे। अभी लोग कहते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन है लेकिन ये ट्रेंड नहीं है। आप पहले 10% को अच्छी नौकरी दो, दूसरे 10% डेस्परेट होकर पूरी ट्रेनिंग के साथ तैयार हो जाएंगे। सो हमारे पास सारे चीजें तैयार हैं, हमें उनके ऑर्डर चाहिए। उनके ऑर्डर के लिए उनको अपनी करंट सिचुएशन से नर्वस होना है। ठीक बात है। तो मुझे लगता है अपनी करंट सिचुएशन से नर्वस होना ही होना है। आज के फाइनेंशियल टाइम्स में जो मेरे सामने पड़ा है यहाँ पे लिखा है कि ऑटो कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड आर क्वाइटली मूविंग अवे फ्रॉम चाइना। क्वाइटली मींस पूरा तो कोई नहीं मूव कर सकता आसानी से किसी को, बट थोड़ा थोड़ा करके ये इंडिया का बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। बिल्कुल। तो 2023 और आने वाले कई साल भारत के लिए बड़े मौके वाले हैं। बस ज़रूरत है कि हम उन मौक़ों को समझकर उसका फ़ायदा उठाएं। समीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आज 2023 के आउटलुक में हमें आपका गाइडेंस मिला, और उम्मीद करता हूं कि अगले साल भी हमेशा आपका मार्गदर्शन भी मिले, और आपसे जो हम जब भी मुलाकात होती है बहुत सारी हम पॉजिटिविटी और मुस्कुराहट भी लेते हैं आपसे, वो हमें हर साल, आने वाले हर साल में मिलती रहे। यही मेरी शुभकामनाएँ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू जी। धन्यवाद सर। तो समीर अरोड़ा साहब बताते हुए 2023 के बारे में।
ज़्यादा नहीं बनेगा लेकिन बनेगा ज़रूर पैसा। और थोड़ा आप सोच समझकर अपनी पोजीशंस बनाए रखें, अच्छे स्टॉक्स ढूंढें और लंबे समय के लिए निवेश करें। हिंदुस्तान के लिए अच्छा समय जो चल रहा है वो आगे भी बरकरार रहेगा। इस खास शो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।